Assalamu alaikum. This is the session 9 of the series Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGT 491 and I am Usman bin Saif. In the last session, which was session number 8, we learnt about the primary data collection from observations, which included field research, observational approaches and their classifications, evaluation of observations. Then we further studied in detail about surveys and experimentation. What were surveys? What are surveys? What are the steps involved in designing a questionnaire? What are the interviewing techniques? What are the types of interviews? Now, in today's lecture, we will carry forward to projective techniques. हमने लास्ट सेशन में बात की थी डेटा कलेक्शन मेथड्स की. डेटा कलेक्शन मेथड्स में हमने देखा था कौन कौन से मेथड्स थे. ऑब्जर्वेशन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन थी. नंबर 2 क्वेश्चनर्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे. फिर हमने देखा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं. फिर हमने देखा था रिकॉर्ड्स. ये वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं. इस सेशन में अब हम स्टार्ट करेंगे. हमने लास्ट सेशन में ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज़, ये तीनों टेक्निक्स हमने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी इन डिटेल. इस सेशन में अब हम प्रोजेक्टिव टेक्निक से स्टार्ट लेंगे. The underlying theory behind projective technique is that the description of vague and fuzzy objects requires interpretations based on one's experience, attitudes and values. The more vague the object is, the greater the revelation of the respondent. The more vague the object is, the greater the revelation of the respondent. Projective technique क्या कहती है? कहती है the underlying theory behind projective technique is that description of vague and fuzzy objects. Vague, fuzzy objects, fuzzy ideas, vague ideas, बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हम फैक्ट से प्रूव नहीं कर सकते, बट देयर आर थ्योरीज जो कि उसे सपोर्ट करती हैं. रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन वन्स एक्सपीरियंस. किसी के एक्सपीरियंस पे बेस करके, एटीट्यूड पे बेस करके, वैल्यूज़ पे बेस करके हम उनके क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स हैं जो कि हम उनको वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देम. फॉर अस दे आर वेग. हमें जब समझ ही नहीं हो उन रिचुअल्स की, तो हम उनको नहीं जान सकते कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी हैं. उसके लिए क्या चाहिए, हम उसके लिए वही बंदा उसे इंटरप्रेट कर सकता है जिसका ऑलरेडी उन रिचुअल्स पे बिलीव हो. वही बता सकता है कि व्हाट दे आर ऑल अबाउट. इसी तरह और बहुत सारी टेक्निक्स हैं और बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हम वो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं. सपोज एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ मून एंड सन. अब कहा जाता है कि जी मून जो है ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, लाइफ से अफेक्ट करता है, रोटेशन ऑफ द मून. लेकिन
ये एक ऐसा आइडिया है कि शायद किसी को आप बताएं, कुछ लोग तो बिलीव करेंगे, कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे, कुछ लोग समझेंगे ऐसे ही मजाक की बात है, मगर उसके पीछे कोई रियलिटी तो होगी। सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर ही उसे एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि उसी का उस पर एक्सपीरियंस है, उसी को पता है कि हाउ डज अ मून बिहेव्स, या क्या इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन लाइफ पे। There are 4 types of projective techniques. One is association test. Second one is completion test, construction techniques and expression techniques. हमने बात की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक वो टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम किसी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसी एटीट्यूड को स्टडी करते हैं, लेकिन थ्रू वेग या थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज मेथड्स हम उसके बिहेवियर को, एटीट्यूड को, हम उसके लिविंग को जज करते हैं या सबकॉन्शियस को जज करते हैं। सबकॉन्शियस को जज करने के लिए अब मैं डायरेक्टली तो आई कैन नॉट आस्क यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर सबकॉन्शियस, या आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आप किस बात पे सोच रहे हैं। मैं आपकी सोच को नहीं जान सकता, लेकिन मैंने आपकी सोच को डॉक्यूमेंट करना है, मैंने वो डाटा कलेक्ट करना है। हाउ विल आई डू इट? डाटा कलेक्शन के हमने मेथड्स पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन, लेकिन मैं आपकी सोच को अपनी ऑब्जर्वेशन से तो नहीं जान सकता। मुझे कैसे पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं? मैं कैसे ऑब्जर्व करूं? फिर क्वेश्चन आयर्स, मैं आपको एक क्वेश्चन आयर दे दूं, आप उस पर लिख के तो नहीं मुझे देंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो आप उसको रिकॉल ना कर पाएँ, डॉक्यूमेंट ही ना कर पाएँ, या आप जो सोच रहे हो वो आपको भी पता ना हो कि आप एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं। आप किसी बात पे सोच रहे हैं और द मोमेंट यू थॉट ऑफ राइटिंग इट डाउन, आप भूल गए कि मैंने क्या सोचा था, अभी मैं किस बात पे गौर कर रहा था। इंटरव्यू, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और इंटरव्यू लेते हुए आप आप जो सोच रहे हैं मैं आपसे कैसे पूछूं कि आप क्या सोच रहे हैं? उसके लिए तेरा टेक्निक, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, दिस इज़ वन मेथड जिसके थ्रू हम इस तरह का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसकी 4 टाइप्स हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं। पहली है एसोसिएशन टेस्ट, नंबर 2 इज़ कंप्लीशन टेस्ट, नंबर 3 इज़ कंस्ट्रक्शन टेस्ट, टेक्निक्स या टेस्ट, expression techniques, number 4th. Let's see the number 1 now. Association test. In these tests, either the first thought or word that comes to mind when the researcher presents a word or phrase. पहली बात जो आपके जहन में आती है, पहली थॉट जो आपके जहन में आती है, मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं आपसे कहूं कि जी आपके जहन में जो पहली बात आए या पहला वर्ड आए, आपने वो मुझे बताना है। मैं आपको कहता हूं कार, आप जवाब देते हैं फेरारी। व्हाट डज दैट डिपिक्ट? आपने कार जैसी सोचा, आपके जहन में पहली आई फेरारी। फेरारी क्या बताती कि आपकी सोच के बारे में बताती कि आपने सोचा फेरारी क्यों? क्योंकि फेरारी एक एक्सपेंसिव कार है, एक एलीट स्पोर्ट्स कार है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट, वो आपके लाइफस्टाइल या उसको बताती है। The responses are analyzed for measuring attitudes to certain category of stimuli. Completion test. The respondent completes an incomplete sentence with a phrase or word that comes first to his mind. Respondent's experience and attitude is measured through
these responses. क्या है? The respondent completes an incomplete sentence with a phrase or word that comes first to his mind. जो भी पहली बात आई एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि उस सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें सनशाइन, मैं सनशाइन लिखूं, आप लिख दें, मैं सनराइज लिख दूं, आप लिख दें सन इज फॉलिंग. तो या एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो ब्लैंक है मैं उसमें डॉन लिखूं, आप डस्क लिखें. डॉन क्या है? डॉन वो वक्त है जब सूरज तुलू हो रहा है, सूरज निकल रहा है. और डॉन से हम क्या एसोसिएशन लेते हैं? होप, ओपननेस. डस्क किसे कहते हैं? डस्क उस वक्त को कहते हैं जब सूरज गुरूब हो रहा होता है. जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो हम उससे क्या, इस वर्ड से क्या एसोसिएशन लेते हैं? फॉलिंग, नैरोनेस. सो this is how completion tests work. Construction technique. The respondent is asked to construct a diagram or a description by just presenting a visual depiction of the text. मैंने आपको कहा कि एक सीनरी पेंट करें, सूरज निकल रहा है. That's it. It's a visual depiction of context. Context is सूरज निकल रहा है. आप क्या करते हैं? आप बनाते हैं सीनरी के अंदर माउंटेन्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, सूरज निकल रहा है, ग्रीनरी है, लाइट है. What does this tells me? Through construction, it tells me how do you think? How optimistic are you? Next is cartoon technique. A cartoon or drawing is shown to the respondent and the respondent writes a story or draws a picture. This will be projection of subconscious mind or socially unaccepted feelings. एक कार्टून आपको मैंने एक दिखाया, एक सीनरी दिखाई और आपको कहा कि आप उस सीनरी को कमेंट करें, लिखें, आपके जहन में क्या आता है, व्हाट दिस कार्टून इज़ अबाउट. आप उसको एक स्टोरी डेवलप करते हैं अपने जहन में, माइंड में, और उसे नरेट डाउन करते हैं. वो स्टोरी बताती है कि आपका जहन क्या सोचता है, कैसे सोचता है. दिस इज़ वन काइंड ऑफ डेटा that we are trying to collect. Third person techniques. The respondent is informed about what a third person possesses or does or which characteristic he has. The respondent is asked to express his feelings towards these. Third person technique क्या है? I am the interviewer, you are the respondent. एक third person है, मैं आपको बताता हूँ कामरान एक अच्छा लड़का है और वो इस जगह रहता है, ये नौकरी करता है और शाम को पार्ट टाइम किसी दुकान पे काम भी करता है, लेकिन काम अच्छे तरीके से नहीं शाम को करता क्योंकि सारा दिन नौकरी करता है तो थका हुआ होता है और उसकी वजह से दुकानदार जो है वो भी उससे तंग है और लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है, मगर उसको भी कामरान को नहीं शर्म आती कि वो काम अच्छी तरह से करे, दयानतदारी से करे और या वो छोड़ दे, अगर नहीं कर सकता तो छोड़ दे. ये बात मैंने आपको बताई रिस्पोंडेंट को. अब रिस्पोंडेंट से मैंने पूछा आपका कामरान के बारे में क्या ख्याल है, कैसा बंदा. That will tell me your views, your perception about Kamran, the third person. कि आपके उसके बारे में अब ये ख्याल है.
Expression technique. This is mainly role playing of behavior of another person. It tells how the respondent feels and thinks about the third person. Usually हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि जो एनुअल डे फंक्शन होता है उस पर पैरोडी या मिमिकिंग करते हैं स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की कुछ ख़ास आदत, उनकी रवैया, एटीट्यूड, उसको स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और फिर वो वैसा ही करके दिखाते हैं कि वो ऐसे करता, अपने एक्सप्रेशन से बताते हैं। कोई ख़ास बात जो टीचर करता हो, कोई ऐसी चीज़ जो कि कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्टेटमेंट या फ्रेज़ जो टीचर यूज़ करता हो और वो उसी तरह एक्ट करते हैं, उसी तरह बताते हैं कि ये ऐसे टीचर करता। या सपोज़ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी पैरोडीज़ लोग करते हैं और वो उससे क्या वो बताते हैं, उससे स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेस करते हैं हाउ डू दे फील अबाउट दैट पॉलिटिशियन या अबाउट दैट टीचर। हो सकता है वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करें, उनके बारे में अच्छे तरह उसे पोर्ट्रे करें कि वो टीचर बड़ा अच्छा टीचर है, बड़ा वेल ड्रेस्ड है, बहुत शफकत से पेश आते हैं और सारा बड़ी अच्छे एक्सप्रेशन से बताएं कि जी इज़ अ वेरी गुड टीचर। हो सकता है वो कहें कि वो नॉर्मली जिस तरह से करते होते हैं कि जी वो स्टूडेंट्स के टीचर अच्छा नहीं है, उसमें ये बुराई है, वो बुराई है, डांटता बहुत ज़्यादा, हर वक्त डांटता रहता है, तो वो भी डांट कर दिखा रहे हैं कि इस तरह वो डांटता रहता है। सो दिस इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ डेटा कलेक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन। हमने पहले बात की, पिछले सेशन में हमने बात की कि इंटरव्यूज़ इज़ अ मेथड। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात की, फिर क्वेश्चनर्स की बात की, फिर इंटरव्यूज़ की बात की हमने। आज के सेशन में हमने बात की प्रोजेक्टाइल टेक्निक की बात की पहले। अब देयर इज़ अनदर मेथड दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन। हमने पिछले सेशन में भी और आज के सेशन में देखा था डेटा कलेक्शन हमने देखी थी अदर मेथड से। तो नाउ व्हेन वी से एक्सपेरिमेंटेशन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज़ैलिटी। Experimentation is commonly used to infer causal relationship. A statement such as X causes Y, or when the occurrence of X increases the probability of the occurrence of Y. X is the cause, Y is the effect. X की वजह से Y होता है, X नहीं होगा तो Y भी नहीं होगा। It will have a very different meaning to a scientist as compared to a common man. Common terms में तो हमने देखा X की वजह से Y हुआ, लेकिन scientific terms में जब एक रिसर्चर उसे स्टडी करता है X की वजह Y, तो वो कैसे उसको देखता है? What does the statement becomes then? Ordinary meaning is X is the only cause of Y. Scientific meaning is X is the only one of a number of possible causes of Y. Right? X is the cause. X पहले हमने देखा ऑर्डिनरी मीनिंग में X की वजह से Y होता है, सिर्फ X की वजह से Y होता है। लेकिन साइंटिफिक मीनिंग में हमने देखा कि X की वजह X एक वो पॉसिबल वन ऑफ द पॉसिबल वजह है Y के होने की। इसी तरह X must always lead to Y. The occurrence of X makes the occurrence of Y more probable. It is possible, ordinary meaning is it is possible to prove that X is a cause of Y. Scientifically, it is stated as we can never prove that X is a cause of Y. At best, we can infer that X is a cause of Y. Now,
वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट्स, हम जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो हम वी प्लान कि इट शुड हैव टू बी वैलिड, अदरवाइज अगर वैलिड नहीं होगा, प्रूव नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा कोई नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट हमारा डिसरिगार्ड हो जाएगा. व्हेन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट अ रिसर्चर हैज़ 2 गोल्स. एक्सपेरिमेंट करते हुए रिसर्चर के 2 गोल्स होते हैं. ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन द स्टडी ग्रुप, make valid generalizations to a larger population of interest. Draw valid conclusions about the effect of independent variables. Independent variables एक dependent variables है. Independent variables की वजह से dependent variables होते हैं. Dependent variable independent variable पर dependent होते हैं. तो एक वो ये देखता है, दूसरी चीज़ ये देखता है वैलिड कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है कि इनका रिलेशनशिप आपस में बनता हो, कॉजल रिलेशनशिप बनता हो. दूसरी चीज़ कि हम एक सैंपल के ऊपर जो एक हम स्टडी कर रहे हैं उसके कॉजेज़ देख रहे हैं, क्या वो कॉजेज़ पूरी पॉपुलेशन का भी जर्नलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन उसकी करती है या नहीं करती. 2 गोल्स हैं रिसर्चर के वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट. एक तो वैलिडिटी देखता है, कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं है. दूसरी चीज़ कि रिप्रेजेंटेशन उस पॉपुलेशन की वो सैंपल करता है या नहीं करता, जनरलाइज. द फर्स्ट गोल कंसर्न्स इंटरनल वैलिडिटी एंड द सेकंड गोल कंसर्न्स एक्सटर्नल वैलिडिटी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल वैलिडिटी. अ मेजर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट. It measures whether the manipulation of the independent variables or treatments actually cause the effects on the dependent variables. Internal validity, हमने internal validity में क्या देखा था कि causal relationship valid है या नहीं है, causal relationship होता भी है या नहीं होता, और it is a measure of accuracy of the experiment. अगर तो causal relationship है तो हमारा experiment भी accurate होगा, अगर है ही नहीं तो experiment भी नहीं होगा. दूसरी बात, whether the manipulation of the independent variables or treatments actually cause the effects of the dependent variables, कि अगर हमने cause जो थी हमारी एक जो independent variable था उसको हमने increase किया decrease किया, उसकी manipulation से क्या effect भी जो है हमारा वो change होता है या नहीं होता, या effects हो ही रहते हैं. external validity. external validity की हमने किसको कहा था जब हमने ये देखा था कि क्या हमारा सैंपल हमारे पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करता भी है या नहीं करता. इसे एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं. रेफर्स टू वेदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज्ड. एग्जांपल, कैन द इफेक्ट्स ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस बी जनरलाइज्ड टू फास्ट फूड चेन्स. अब एक हमने फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, उसमें हमने कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस देखे. अब क्या वो प्रेफरेंसेस जो हैं बाकी तमाम फास्ट फूड्स की जो चेन्स हैं उनके लिए भी वो ट्रू होंगे या नहीं? वो क्या वो जनरलाइज स्टेटमेंट बन सकती है सबके लिए कि जी फास्ट फूड चेन्स में ऐसा होता है, कस्टमर्स का ख्याल है कि ऐसा होता है, जबकि हमने क्या किया, सिर्फ एक सैंपल किया फास्ट फूड रेस्टोरेंट को. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की 4 क्लासिफिकेशंस हैं, 4 तरह के होते हैं. एक होता है प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन. These are 4 types of experimental designs, classifications. What is pre-experimental design? It does not employ randomization procedures to control for extraneous factors. Example, one short case study, one group pre-test, post-test design. एक ही ग्रुप से पहले आपने प्री टेस्ट किया,
फिर उसके बाद आपने पोस्ट टेस्टिंग की तो आपने देखा कि रिजल्ट्स को आपने कंपेयर किया, वेरीफाई किया। प्री एक्सपेरिमेंटल होता क्या है, जिसमें आप रैंडमाइजेशन नहीं करते। रैंडमाइजेशन आपने प्री टेस्ट के लिए एक ग्रुप आपने डेवलप किया, पोस्ट टेस्ट के लिए भी आपने उसी ग्रुप से आपने पोस्ट टेस्टिंग कर ली, रैंडमली आपने दूसरा ग्रुप ना सिलेक्ट किया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, द रिसर्चर कैन रैंडमली असाइन टेस्ट यूनिट्स एंड ट्रीटमेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एग्जाम्पल, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। आपने पहले प्री टेस्टिंग कर ली, उसके बाद जब आप पोस्ट टेस्टिंग करते हैं तो आप रैंडमली उसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स आप चेंज करते हैं। एक कॉज है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस कॉज को स्टडी करने के लिए, उसका इफेक्ट देखने के लिए। आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट टेक्निक से मैनिपुलेट आप करते हैं तो देखते हैं उसका इफेक्ट क्या है। वो उसके बाद दूसरी टेक्निक से देते हैं, तीसरी टेक्निक से देते हैं, डिफरेंट रैंडम टेक्निक्स आप उस पर अप्लाई करते हैं और रिजल्ट्स आप स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, when the researcher is unable to achieve full manipulation of scheduling or allocation of treatments to test unit but can still apply part of the apparatus of true experimentation. Example क्या, time series and multiple series designs। इसमें क्या होता है, टाइम सीरीज क्या होता है, हिस्टोरिकल ओवर द ईयर्स। मल्टीपल टाइम सीरीज जो कि मल्टीपल टाइम पीरियड्स को स्टडी करता हो। अब इसमें हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते, लेकिन हम कुछ उसमें उसके इफेक्ट्स देख सकते हैं। फाइनली द फोर्थ क्लासिफिकेशन इज स्टैटिस्टिकल डिजाइन, is a series of basic experiments that allow for statistical control and analysis of external variables. Statistical design can be classified on the basis of their use and characteristics. Example, randomized block, Latin square, factorial design. These are all kinds of statistical design. इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बेसिक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करके आप एनालिसिस और वेरिएबल्स की वेरिएशन आप देखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट्स देखते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रादर देन फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन। नॉन सैम्पलिंग एरर्स, these errors relate to the data collection procedures of observation, interview and survey. हमने पिछले सेशंस में भी एरर्स पढ़े थे, एरर्स की टाइप्स पढ़ी थी, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने दोबारा से ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यूज़ और क्वेश्चनर्स टेक्निक्स देखी हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स को इन डिटेल इससे रिलेट करके दोबारा उसको पढ़ लें। पहले तो हमने एक क्विक रिव्यू देखा था कि एरर्स होते कौन से। नाउ वी विल स्टडी देम इन डिटेल। देयर आर ऑफ टू काइंड्स, वन इज नॉन ऑब्जर्वेशन एरर्स, द अदर वन इज ऑब्जर्वेशन एरर्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एरर्स। The sources of errors are inadequate data specification, inadequate or faulty method of interview, lack of trained investigators, inadequate scrutiny of basic data, errors in coding data entry and verifications, errors in presenting and printing, non-coverage errors, response errors. Now, non-observation errors. What are the non-observation errors? Which are due to some elements not having been studied.
These errors arise in sampling surveys because some population element of interest are not studied. Example, missing out a company in the sample. It is also called a non-coverage sample, non-coverage error. Duplication of company in the sample, over-coverage error. Non-observation error क्या है कि आपने कराची की मेन एक्सपोर्टर्स को स्टडी किया, उस पर एक आपने उनको स्टडी किया, आप अपने ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट की, डाटा कलेक्ट की ऑब्जर्वेशन के थ्रू, लेकिन उसमें आप मिस कर गए एक सफ़ायर टेक्सटाइल्स को. सफ़ायर टेक्सटाइल्स इज़ वन ऑफ द लीडिंग जायंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. आप उसको मिस कर गए फॉर सम रीज़न. उससे क्या होगा, हमारा सैंपल ही जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सफ़ायर टेक्सटाइल हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जब आपने उसको स्टडी नहीं किया, आपने उस पर उसकी ऑब्जर्वेशन आपने कलेक्ट नहीं की, तो व्हाट इज़ दिस, इट्स अ नॉन कवरेज एरर. और अगर आपने किसी फॉर्म को 2 दफ़ा आपने स्टडी कर लिया तो दैट विल बी एन ओवर कवरेज. आपका डाटा तो फिर भी गलत हो जाएगा. Observation errors, which are due to respondents not answering certain questions or answers deliberately long. Which are due to respondents not answering certain questions or answers deliberately wrong. Why? Interviews are much better than questionnaires from the point of view of observations, errors due to spontaneous answers. हो सकता है रिस्पोंडेंट जो है वो कुछ सवालों के जवाब दिया तो दे ही ना, या दे तो जानबूझ के गलत दे. आपने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, वो हो सकता है कि कहे कि मैं एरिया बी में रहता हूँ, हालांकि वो रहता ए में हो. शायद उसने इसलिए आपसे झूठ बोला, जानबूझ के गलत बताया कि एरिया ए जो है इट्स अ पुअर सोसाइटी, एरिया बी इज़ अ बेटर वन. ही डज नॉट वांट टू टेल यू दैट आई बिलोंग टू अ पुअर सोसाइटी. इसीलिए इंटरव्यूज आर मच बेटर देन क्वेश्चनर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एरर्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस आंसर्स. मैं आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ रहा हूँ और आपसे स्पॉन्टेनियसली आप मुझे जवाब दे रहे हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ रहते हैं, आप कहते हैं एरिया ए में रहता हूँ. ओके फाइन. फिर उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि एरिया ए में कहाँ रहते हैं, आप बताते हैं वहाँ रहता हूँ. अब आपके पास सोचने के लिए टाइम मार्जिन ही इतना कम है कि आप हो सकता है आप फिर भी मुझे गलत जवाब दें, लेकिन आप जनरली डायरेक्टली जब सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप गलत जवाब नहीं देते, आप ठीक ही जवाब देते हैं. हैंडलिंग नॉन सैम्पल एरर्स, हाउ टू हैंडल देम, how to eliminate them. Improving the sampling frame and adjusting the results appropriately can reduce non-coverage ratios. Sampling frame और adjusting the results से आप अपना non-coverage ratio क्या था, आपने किसी कंपनी को मिस आउट कर दिया था, वो आप उससे रिड्यूस कर सकते हैं. Non-response errors can be reduced by making prior appointments by follow-ups and by convincing the respondent of the importance and value of his response to the research. Non-response errors आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, आपने जिसका इंटरव्यू करना है उससे आप प्रायर अपॉइंटमेंट लें, उसको फॉलोअप कॉल भी करें, उससे टाइम लेके जाएं और उससे बताएं कि हाउ इम्पॉर्टेंट द इंटरव्यू इज़, आपकी परसेप्शन का, आपके जवाब का क्या अफेक्ट होगा. Validity and reliability of data collection procedures. In a data collection, it relates not only to accuracy in the data items that are measured, but its accuracy with respect to the purpose for which it was collected. Data collection procedure की validity क्यों important है? Because it relates not only to the accuracy in the data items that are measured, but accuracy with respect to the purpose for which it was collected. अगर आपका collection procedure
वैलिड नहीं होगा या उसमें फ्लॉ होगा, फॉल्टी होगा, तो उससे क्या होगा आपका, तो ना सिर्फ आपका डेटा गलत कलेक्ट होगा बल्कि आपका जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है वो ही बदल जाएगा। आपने किसी और ऑब्जेक्टिव को अपने को रख के लिए आपने डाटा कलेक्ट किया था, डाटा कलेक्ट जो हुआ होगा वो किसी और ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नाउ फैक्टोरियल वैलिडिटी, this validity for the data collection procedure can be obtained by subjecting the data to confirmatory factor analysis to confirm whether theorized dimensions emerge from the data. Factorial validity में हम क्या करते हैं, we subject the data to confirmatory factor analysis, हम उसका एक एनालिसिस करते हैं, क्या देखने के लिए कि हमारी जो पहले से हमने एक अपनी डायमेंशनल थ्योरी डेवलप की हुई है उस रिसर्च स्टडी के बारे में या उस डाटा कलेक्शन के बारे में, वो ठीक साबित हो रही है या नहीं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को कैसे हम हैंडल करते हैं, split half reliability coefficient by splitting the total questions set into half sets and correlating their scores. क्वेश्चन आया है 20 क्वेश्चंस हैं, 10 के हम 2 उसके अंदर सेट्स बना देते हैं। अब पहले हाफ जो है पहले सेट को हम देख लेते हैं कि उसके जवाबात क्या आ रहे हैं, कैसे जवाबात आ रहे हैं, दूसरे के जवाबात क्या आ रहे हैं, उनका आपस में कोरिलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि पहला सेट ठीक है दूसरा सेट ठीक है, ये आपस में मैच करते हैं नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि सवाल पूछने का तरीका गलत है या जवाब देने का तरीका गलत है। दिस टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा कलेक्शन प्रोसीजर। हो सकता है कि पहले हाफ में उसने एक सवाल का जवाब ना में दिया, अगले हाफ में सवाल का जवाब हाँ में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि या पहला गलत है या दूसरा गलत है, डाटा तो हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया, या वो पहले उसने झूठ बोला या झूठ बोला। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटरव्यूज, द की टू एन इफेक्टिव इंटरव्यू इज एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। रैपोर्ट क्या होती है, ताल्लुक, आप उससे एक ताल्लुक एस्टैब्लिश कर लेते हैं, आप इंटरव्यूअर से पहले गपशप लगाते हैं, यू ब्रिंग हिम टू योर ओन लेवल or a level playing field, you bring him to a point कि जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप उससे पहले इंटरव्यू से पहले थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, पूछते हैं अच्छा क्या हाल है, कैसे हैं, तबीयत ठीक है, हाउ इज़ द डे, आज गर्मी बड़ी है, और अच्छा और ये वो, इस तरह से जब आप बात करते हैं तो अगला भी कंफर्टेबल आपके साथ हो जाता है कि अच्छा हाँ नहीं, अदरवाइज़ तो एक वॉल बेसिकली establishing a rapport is like an icebreaker. आपने एक दफ़ा आइस ब्रेक कर ली, then you are at a same level. Then the relative status of the interviewer and his ethnic origin facilitates the establishment of rapport. सबसे आसान तरीका ये है कि जी मैं आपसे मिलता हूँ, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, आपका खैरियत से हैं और तबीयत ठीक है और आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, कहाँ से आप रहने वाले कहाँ के हैं, वो कहता है मैं रहने वाला मुल्तान का हूँ। मुल्तान में कौन सी जगह पे, अच्छा गुलगश्त कॉलोनी में, मैं भी गुलगश्त कॉलोनी में रहता हूँ। गुलगश्त कॉलोनी में कहाँ, गोलबाग के पास, अच्छा मैं गोलबाग के दूसरी तरफ रहता हूँ। ये तो जी बड़ी अच्छी बात हुई कि हम दोनों एक ही शहर से बिलोंग करते हैं और मुल्तान तो जी बड़ा अच्छा शहर है और ये है वो है। दिस इज़ हाउ यू गेट कम्फर्टेबल विद अदर पर्सन। अब अगले बंदे से आप सवाल पूछेंगे तो वो बहुत सारे सवालों में आपको फेवर भी करेगा, सही जवाब देगा आपको। Women and younger people generally seems to be more successful in eliciting information. और औरतें और जो यंग एन्यूमरेटर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन हासिल करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि लोग उनसे बात करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनके साथ हर सवाल का जवाब ठीक तरीके से उन्हें देना चाहते हैं, देते हैं। एक्सपीरियंस टेंड्स टू इंक्रीज द इंटरव्यूइंग स्किल्स। जितना ज़्यादा आपको इंटरव्यूइंग का एक्सपीरियंस हासिल होता जाएगा उतनी आपको स्किल्स और टेक्निक्स पता चलती जाएंगी, कैसे प्रोब करना है, कैसे उसका सवाल का जवाब कैसे लेना है उससे। इंटरव्यूज बेस्ड ऑन केयरफुली डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स आर जनरली मोर वैलिड। पहले से आपने एक स्ट्रक्चर अपना फ्रेमवर्क बनाया हुआ है
कि ये सवाल हैं, मैंने इस तरह से पूछने हैं, पहले ये सवाल पूछना है फिर ये पूछना है, और मैं उससे पहले जो आपसे रिस्पोंडेंट है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ कि वो वहाँ रहता है, फ़लाने ऑफिस में जॉब करता है तो उसकी जॉब नेचर ये है और ये है। जब मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ, आपसे टाइम लेता हूँ, फॉलोअप के लिए कॉल करता हूँ। क्रिटिकल जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इज़ हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है आपने डेवलप किया उसके क्वेश्चंस को आप एक्सपर्ट से उसको वेरीफाई कराते हैं, वैलिडिटी उसकी चेक कराते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन अगर गलत है उसे हम चेंज कर लिया जाए। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। Validity and reliability of observations. In order that an observation is valid to a satisfactory degree, significant incident of behavior must be identified. One way to ensure this is to supplement the knowledge and skill of the researcher with the judgment of the experts in the field and the relationships of qualities in incidents to establish theories. अब हम किस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इससे पहले हमने बात की थी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंटरव्यूज़ की। उससे पहले हमने बात की थी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हम चेक करने के लिए कौन से मेथड्स हैं जो एम्प्लॉय करते हैं, हम क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, व्हाट आर द स्किल्स। हम सेक्शन 2 की बात करें, पिछले सेशन में हमने हमारे कोर्स का जो सेक्शन 2 था वो हमने स्टार्ट किया था, और उसमें पहला जो स्टेप था दैट वाज कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा आप कहाँ से कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशनल डाटा है, फिर आप क्वेश्चनर्स के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप इंटरव्यूज़ के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिर उसके अंदर आपके पास और डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। एक और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन जिसकी हमने आज के सेशन में, इस सेशन में बात की, वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हमने क्या देखा? कुछ ऐसे फजी या वेग आइडियाज़ जिनके बारे में हम नहीं जान सकते, या सपोज हमने उसमें ये भी बात की कि एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि रिस्पोंडेंट के जहन में या उसके दिमाग में इस वक्त क्या बात है, किस बात पे वो सोच रहा है, उसके लिए क्या मेथड्स, टेक्निक्स अवेलेबल हैं उसको जानने के लिए, या उसके सबकॉन्शियस में को मैं कैसे जान सकता हूँ, उसके लिए टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स के थ्रू हम वो टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं और हम जान सकते हैं कि उसका बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचता है, कैसे चीज़ों को रिएक्ट करता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि वैलिडिटीज़ देखी हमने। पहले हमने देखी कि वैलिडिटी इंटरव्यूज़ की। इंटरव्यूज़ जो हैं वो कैसे एफिशिएंट, उनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सकती है, उसमें हम कौन से स्किल रिक्वायर्ड हैं, वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं। अब दिस टॉपिक इज़ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ग्राउंड फैक्ट्स हैं जो कि हम देख के रिपोर्ट करते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि वो ऐसा है, जिसमें हमने एक एग्जांपल की पहले बात की कि देयर इज़ अ सिचुएशन, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। अब हम उस सिचुएशन को जब रिपोर्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो हम देखते हैं, हम उसमें नरेट लिस्ट डाउन करते हैं कि गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, इतनी गाड़ियाँ इन्वॉल्व थीं, इस टाइम पे हुआ, इतना डैमेज हुआ, इतने लोग इंजर्ड थे, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। फिर हम इसे
एक तो लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डाटा में। तो दिस इज़ हाउ डाटा इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस। अब जो ये ऑब्जर्वेशंस है हमने डाटा कलेक्ट किया, उसकी वैलिडिटी या रिलायबिलिटी कैसे चेक हो सकती है, हमें कैसे पता चल सकता है कि वो वैलिड है, रिलायबल है, वो हमें देखेंगे। इन ऑर्डर दैट एन ऑब्जर्वेशन इज वैलिड टू अ सेटिस्फैक्टरी डिग्री, significant incidents of behavior must be identified. In order that an observation is valid to a satisfactory degree, कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने डाटा कलेक्ट किया है उसकी वैलिडिटी एक सिग्निफिकेंट डिग्री तक वो वैलिड है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट इंसिडेंट ऑफ बिहेवियर मस्ट बी आइडेंटिफाइड, कि हम उस वक्त देखते हैं कि उस सिचुएशन का बिहेवियर क्या था। एक्सीडेंट हुआ, देयर वाज पैनिक ऑल अलोंग, जितने लोग थे हर कोई भाग रहा था, दौड़ रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही थी क्या करें। दे वर इंजर्ड, एक गाड़ी को आग लगी हुई थी। पीपल वर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि ये ना गाड़ी को आग लग गई है तो उसके फ्यूल टैंक को आग लग जाए तो इट कैन बर्स्ट इनटू फायर। और लोग भाग रहे हैं, गाड़ी के ऊपर कोई पानी डाल रहा है, कोई इंजर्ड लोगों को बाहर निकाल रहा है, कोई एम्बुलेंस सर्विस को कॉल कर रहा है, कोई पुलिस को कॉल कर रहा है। सो दिस इज दिस बिहेवियर ऑफ द सिचुएशन। उस वक़्त लोगों का एटीट्यूड क्या था, वर द पीपल हेल्पिंग या पीपल वर नॉट हेल्पिंग, कितने लोग वहाँ रुके उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। इंजर्ड को कितने लोगों ने ऑफर किया टू टेक देम टू द हॉस्पिटल, या उनको लेके गए, या और कोई मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की वहाँ पे। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू सप्लीमेंट द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द रिसर्चर with the judgment of the experts in the field and the relationship of qualities in incident to the established theories. One way to ensure this is supplement the knowledge and skill of the researcher. Validity कैसे आएगी, ऑब्जर्वेशन हमने कैसे ली, डाटा कैसे कलेक्ट किया थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसने कलेक्ट किया, रिसर्चर ने। अब अगर रिसर्चर himself is a skilled researcher, he has an expertise, knowledge on the situation, तो वो बेहतर तरीके से आपको सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा, बेहतर ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेगा, ग्राउंड फैक्ट्स ठीक तरीके से बताएगा। उसका एजुकेशन लेवल, उसकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, स्किल्स, उसने डिग्री उसकी, ये सब चीज़ें डिटर्मिन करेंगी कि एक रिसर्चर उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, वो कैसे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करता है। अब अगर वो ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली कलेक्ट करेगा तो, और उसकी नॉलेज उस सिचुएशन पे होगी, तो डाटा डेफिनेटली, जो डाटा कलेक्ट करेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन, वो वैलिड भी होगा, रिलायबल भी होगा। Judgment of the experts in the field and the relationship of qualities in incident to established theories. और इससे पहले अब इसको हम वैलिडिटी चेक कैसे करते हैं, एक रिसर्चर ने एक सिनेरियो को डॉक्यूमेंट किया, एक ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट किया, सेम सिचुएशन अगर पहले किसी ने डॉक्यूमेंट की हुई है तो उन दोनों का वेरिएशन, उन दोनों को हम वी सीम टू चेक कि इन दोनों में से विच इज़ द बेटर सिचुएशन, इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन से नॉवल फैक्ट्स थे या ग्राउंड फैक्ट्स थे जो कि इस रिसर्चर ने डॉक्यूमेंट किए, इसने नहीं किए, या इसने किए हुए थे, इसने नहीं किए थे। Researchers may tend to see what they expect to see and to overlook incidents that do not fit their theory. It is a common phenomenon. ऐसा होता है कि हमने अपने किसी बारे में कोई राय कायम कर ली, ऑलरेडी राय कायम कर ली है। मैंने जिस तरह हम सपोज
एक होंडा गाड़ी है, एक टोयोटा गाड़ी है। होंडा गाड़ी के बारे में मेरी परसेप्शन ये है कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव व्हीकल एंड इट इज़ अ कंफर्टेबल कार, it's a pleasure driving a Honda. Now Toyota is more rugged, reliable on off-road even, and easy maintenance, low cost maintenance. हो सकता है कि टोयोटा भी एक्सपेंसिव हो, टोयोटा की जर्नल मेंटेनेंस हो सकता है इनएक्सपेंसिव हो, लेकिन स्पेसिफिक मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। लेकिन क्योंकि मेरी ऑलरेडी परसेप्शन, मेरा एक ख़याल ये डेवलप्ड है कि टोयोटा की मेंटेनेंस सस्ती है, इसलिए आई टेक टोयोटा एज अ लो मेंटेनेंस कार। So researchers may tend to see what they expect to see. रिसर्चर ने अपने पहले बैक ऑफ द माइंड उसने सोचा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो वो वैसी ही सिचुएशन को वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। वो उन्हीं वेरिएबल्स को देखेगा जो कि वेरिएबल्स उसने पहले से सोचे हुए हैं, उसको पता है। हो सकता है वो कोई और अदर वेरिएबल्स को देखे ही ना, बायस्ड हो जाए और उनको छोड़ दे। दिस में डिस्टॉर्ट देयर ऑब्जर्वेशन, इसकी वजह से उनकी ऑब्जर्वेशन डिस्टॉर्ट हो जाएगी। इट्स बेटर टू यूज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ट्रेन्ड इन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। इसलिए ऑब्जर्वेशन कलेक्शन के लिए ये ज़रूरी समझा जाता है कि ऐसे ऑब्जर्वर्स लिए जाएं जो इंडिपेंडेंट हों, जिनका उस सिचुएशन से कोई ताल्लुक ना हो, जो कि ओपनली ब्रॉड माइंडेडली उसको कमेंट कर सकें और दे आर ट्रेन्ड इन ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग में उनका एक्सपीरियंस हो पहले से। ऑब्जर्वेशन ट्राईआउट्स मे बी यूज्ड इन इनिशियल फेज। जॉइंट ऑब्जर्वेशन हेल्प्स बिल्ड रिलायबिलिटी। ऑब्जर्वेशन ट्राईआउट्स क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन ट्राईआउट्स ये होते हैं जिस तरह हम प्री टेस्टिंग करते हैं, उसी तरह हम ऑब्जर्वेशन की टेस्टिंग कर लेते हैं। इनिशियल फेज में तो ठीक है, हम उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, पता चल जाता है ऐसे ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करनी है, नेक्स्ट टाइम विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कलेक्ट दैट ऑब्जर्वेशन। जॉइंट ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं कि टू ऑब्जर्वर्स जॉइन टुगेदर एंड मेक ऑब्जर्वेशन, कलेक्ट डाटा। उससे क्या होता है, जब दो लोग एक ही सिचुएशन को एनालाइज ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ फैक्टर्स जो कि एक ऑब्जर्वर ने मिस कर दिए होते हैं, दूसरा उसको डॉक्यूमेंट कर लेता है। Randomly selected time samples may help more in obtaining unbiased and representative samples of behavior and would enhance both validity and reliability. Randomly selected time samples, randomly आपने time samples select कर लिए। एक आपने ट्रैफिक सिग्नल की, जैसे हमने बात की पिछले सेशन में भी, कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर यू आर स्टैंडिंग ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल और हम वहाँ पर ट्रैफिक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ हैं जो वहाँ से पास करती हैं, गुजरती हैं। जब हमने ऑब्जर्वेशन को डिफ़ाइन किया था तब हमने ट्रैफिक सिग्नल की लास्ट सेशन में बात की थी, कितनी गाड़ियाँ वहाँ से पास करती हैं, रेड सिग्नल पे कितनी गाड़ियाँ स्टॉप करती हैं, कितनी गाड़ियाँ सिग्नल ब्रेक करती हैं, कितनी गाड़ियाँ लेफ़्ट टर्न करती हैं, कितनी राइट टर्न करती हैं, और जितनी गाड़ियाँ वहाँ स्टॉप करती हैं वो और people, what do the people do while they are idling. So उसमें हम अगर randomly selected time samples में शाम का सुबह का हम टाइम देख के अगर हम उनके observation data collect करते हैं तो that sample will be a better sample rather than कि fixed times पे अगर हम non random samples देखें। और दो कुछ स्टडीज़ में हम वी स्पेसिफाई कि हम फिक्स टाइम्स पे शाम को 5 बजे, सुबह को 7 बजे हम देखेंगे कितनी ट्रैफिक आती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमने डे सैम्पलिंग करनी है तो फिर उसके लिए कंप्लीट डे सैम्पलिंग करनी है तो फिर उसके लिए हम रैंडम टाइम्स प्रेफर करते हैं। नाउ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ क्वेश्चनर्स। हमने बात की मेथड्स डेटा कलेक्शन के, कौन से, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज़,
projective techniques, experiments, records. Now we have come to questionnaires. अब क्वेश्चनायर्स को हमने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन भी देख लिया, हमने देखा उनको डेवलप कैसे करते हैं, उसको डेवलप करने की टेक्निक्स क्या हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, और उसकी बेटर क्वालिटी के लिए क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट रिव्यूज़ कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली हैं, डेवलप कर ली हैं. नाउ अब इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे चेक होती है, हमें कैसे पता चलेगा आवर क्वेश्चन इज वैलिड एंड इट इज़ रिलायबल, कि जो हमारा क्वेश्चनेयर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा वो ठीक होगी, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करती होगी. A possible procedure for validation and reliability of questionnaires is suggested below. Ask the right questions. Right questions हमें कैसे पता चलेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव से क्लियर होंगे. ठीक सवाल पूछें, गलत सवाल नहीं पूछें. Phrase them in the least ambiguous manner. Clearly define the important terms. Important जो terms हैं वो पहले आप उसको डिफाइन कर दें, बता दें अपने रिस्पोंडेंट को कि इसका ये मतलब है, rather than कि वो अपनी तरफ से मतलब सोचे, अपनी परसेप्शन को यूज़ करे. Tell him इस बात का यहाँ पे ये मतलब है. Rate the content validity. आपका जो कंटेंट है, हमने कंटेंट वैलिडिटी का मतलब हमने पहले बात की थी, क्वेश्चनायर्स को हम दो पोर्शंस में डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो आपस में कोरिलेट दोनों पोर्शंस करते हैं या नहीं करते. उसके कंटेंट्स की हमने वैलिडिटी देखनी है कि कंटेंट्स आपस में कोरिलेट करते हैं. उनको कैसे हम कर सकते हैं, रेटिंग्स के थ्रू, दोनों का कंपैरिजन के थ्रू. Obtain predictive validation by correlating questionnaire scores with observed behavior or peer superior ratings. जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे भी बात की कंटेंट वैलिडिटी की, आपका जो क्वेश्चनेयर का कंटेंट है वो ठीक होना चाहिए, और उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हम उसको रेट कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट हाफ में जो कंटेंट है और सेकंड हाफ में कंटेंट है आपस में कोरिलेट करता है, नहीं करता. इसी तरह आपने ओवरऑल क्वेश्चनायर का रिस्पोंडेंट का बिहेवियर देखना है, तो वो भी आप थ्रू कोरिलेशन के या पीयर या सुपीरियर रेटिंग से, सुपीरियर या पीयर रेटिंग से होती है कि आपने अब किसी और फेलो रिसर्चर को अपना क्वेश्चनायर दिखाया, उसे कहा कि इसे चेक कर दें और देख दें इसका कंटेंट ठीक है, कोरिलेशन प्रॉपर है, एग्जिस्ट करती है, नहीं करती. व्हाट डू यू थिंक कि इसका क्या रिस्पॉन्सेस कैसे होंगे. इसी तरह आप अपने सुपरवाइज़र को अपना क्वेश्चनायर चेक कराते हैं कि जी इसे चेक कर लें, ठीक है, इसमें कोई फ्लॉ तो नहीं, कोई और गलती, कुछ और. और जब आप इसको कोरिलेशन कैसे देखते हैं, आप फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ को स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करके दोनों को आप कंपेयर कर लेते हैं कि एक सवाल, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल देखी, एक टैक्स हमने रिफॉर्म पे या एनर्जी रिफॉर्म पे एक सवाल पूछा फर्स्ट हाफ में, और उसी सवाल को हमने डिफरेंट तरीके से सेकंड हाफ में भी पूछ लिया दोबारा, तो हमें दोनों के आंसर से पता चल जाएगा कि अगर पहले हाफ में वो येस कहता है, दूसरे में नो कहता है, तो इसका मतलब है या उसने पहले झूठ बोला या बाद में झूठ बोला, या वो प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, या उसको समझ नहीं आई बाद में एक सवाल क्या था या पहले सवाल क्या था. सो देयर कैन बी वेरियस फैक्टर्स. Administer the questionnaire to the same participants twice and compare the two responses. इसका एक आसान तरीका और ये भी होता है कि आपने क्वेश्चनायर की रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखनी है, एक ही रिस्पोंडेंट को पहले एक दफ़ा आप उससे फिल करा लें, आफ्टर सम टाइम वही क्वेश्चनायर उससे फिल करा लें, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा होने का मतलब है, हो सकता है इस टाइम ड्यूरेशन में उसकी परसेप्शन ही चेंज हो जाए, उसके व्यूज़ ही चेंज हो जाए. पहले उसका कुछ रिस्पांस था, बाद में कुछ रिस्पांस हो जाएगा. अगर आप आफ्टर शॉर्ट स्पैन उससे आप चेक कराए, उससे आप फिल कराएंगे, तो वो जो उसने जवाब पहले दिए हैं और बाद में जो उसने जवाब दिए हैं उन दोनों का आप कंपेयर करके आप वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं. नाउ गेट द फर्स्ट 4 स्टेप्स चेक बाय एन एक्सपर्ट. अभी हमने वैलिडिटी के लिए चेक करने के लिए जो स्टेप्स देखे, उसमें पहले 4 स्टेप्स क्या थे. आस्क द राइट क्वेश्चंस, phrase them in the least ambiguous manner,
clearly define the important terms, rate the content validity. किसी एक्सपर्ट से ये चारों चीज़ें चेक करा लें अपने क्वेश्चनर की, आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चनर वैलिड है, रिलायबल है, इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो वैलिड होगी, रिलायबल होगी. आपका जो एनालिसिस है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च स्टडी. आपने एक क्वेश्चनर उस तरह का डिज़ाइन किया, उससे जो इन्फॉर्मेशन गैदर है उस पर आप एनालिसिस करते हैं, उससे आप रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हैं. अगर आपका क्वेश्चनर ही, आपका बेसिक सोर्स ही गलत होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत आएगी, तो आपका आंसर भी गलत आएगा. आप अपना जो कंक्लूजन है उसको प्रूव नहीं कर सकेंगे. आप प्रूव नहीं कर सकेंगे तो आपकी जो थ्योरी है वो नल हो जाएगी. आप अपनी थ्योरी को प्रूव नहीं कर पाएंगे. थ्रू ये थ्योरी को नहीं प्रूव कर पाएंगे तो आपके रिजल्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं. फिर now we have come to the end of this session. Let's quickly see what we have learned in this session. We talked about projective techniques. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की फिर हमने 4 टाइप्स देखी, कैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एम्प्लॉय करते हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी, एसोसिएशन टेस्ट देखे क्या होते हैं, कंप्लीशन टेस्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, इन सब की हमने एग्जांपल्स डिस्कस की इन डिटेल. डेटा कलेक्शन कैसे होती है, व्हाट आर द मेथड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है, एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन की क्लासिफिकेशंस किस तरह से हम डेवलप करते हैं. फिर वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट्स, वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंट्स, वैलिडिटी इन ऑब्जर्वेशन, वैलिडिटी इन इंटरव्यूज़. हमने ये सारे के सारे इनकी वैलिडिटी भी देखी और रिलायबिलिटी भी देखी, और हमने फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, और हमने बताया कि इनकी वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या मेथड्स टेक्निक्स हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए क्या मेथड्स टेक्निक्स हैं. सो दिस इज़ द एंड फॉर दिस सेशन. Thank you very much.